हेलो बच्चों, क्या हाल चाल आप लोगों के? बढ़िया। तो बच्चों, मेरा नाम है प्रवीण और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस लेक्चर में। आज हम करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का लेक्चर नंबर 8। और उम्मीद करता हूं बच्चों इससे पहले के जो लेक्चर्स आपको मिले हैं वो आपने पढ़ लिए होंगे। नहीं पढ़े तो पहले उनको देखिए, उसके बाद इस लेक्चर को अटेंड करिए, क्योंकि उसमें मैंने आपको कुछ बेसिक बातें बताई है जो कि ना केवल इस चैप्टर में बल्कि आपको कहीं ना कहीं काम आती रहेंगी। ठीक है, इसलिए वो सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, मैं आज कोशिश करूंगा कि आपको मॉड्यूल में से भी होमवर्क दे दूं। ठीक है, तो अगर आप के पास अवेलेबल है तो आप उसमें से भी वो क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है, उसमें टॉपिक वाइज वगैरह क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। आज आज जो है ना भाई, अपन देखो कुछ डेरिवेशंस करेंगे यार। ठीक है, और आज के जो डेरिवेशंस है ना थोड़े से मैथमेटिकल है। ड्यू टू रिंग एट इट्स एक्सेस, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड अपन निकालेंगे किसकी वजह से? ड्यू टू चार्ज। कौन सा चार्ज? लाइन चार्ज। और फिर अगर समय रहा तो डिस्क की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे। आज ना भाई डेरिवेशन करेंगे और उसमें ना मैथमेटिक्स थोड़ी सी काम आएगी यार, है ना। लेकिन उससे पहले, आगे बढ़ने से पहले मैं होमवर्क देख लेता हूं कि मैंने आपको क्या होमवर्क दिया था। तो उम्मीद करता हूं कि यार आपने होमवर्क कर लिया होगा। नहीं किया है तो पहले वो होमवर्क करिए, उसके बाद लेक्चर को अटेंड करिएगा। इधर गया भाई लक्ष्य 3.0। किधर गया भाई? तो होमवर्क जो मैंने दिया था आपको वो क्या क्या था? लेट मी चेक। हम्म ओ ओ, कुछ प्रॉब्लम हो रही है बच्चों, इस वजह से शो नहीं कर पा रहा है वो। मैं लेकिन आपको नेक्स्ट लेक्चर पे वो करवा दूंगा। इसमें शो नहीं कर रहा बच्चों। यार जहां तक मुझे याद आ रहा है ना, शायद मैंने कुछ ऐसा दिया था आपको, मतलब जितना मुझे याद आ रहा है। अगर ये क्वेश्चन है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर मैं अगले लेक्चर पर आपको वो करवा दूंगा, कि मेरे को भी वो शो नहीं कर रहा मेरे इसमें, है ना। तो मेरे को जहां तक याद है वो ये क्वेश्चन था कि एक वायर है, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, ऐसे 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 ऐसे, और ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। और यहां पर एक पॉइंट था, यहां से कितनी दूरी पर? एल दूरी पर। और आपको क्या करना था? इस पॉइंट बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था। और यहां पर आपको इसका लैम्डा दिया हुआ था कि भैया ये कांस्टेंट है ना। यही क्वेश्चन था तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर अगले लेक्चर पर मैं आपको क्वेश्चन करवा दूंगा जो मैंने होमवर्क दिया था। अभी वो मेरे मोबाइल में शो नहीं कर रहा है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है इस वजह से। ठीक है, तो चलिए देखिए। तो बच्चों क्या करना था? सबसे पहले एक एलिमेंट लेना था। अच्छा सर, ले लेते हैं एलिमेंट, ये लो। एक्स दूरी पर जाकर के एक एलिमेंट ले लो पहले। ले लिया सर, ये ली। थोड़ा सा बड़ा दिखा देता हूँ मैं एलिमेंट भाई, है ना। ये लिए। इस एलिमेंट की जो लेंथ है ना वो है dx। कितनी लेंथ है? dx। ठीक है। अब इस एलिमेंट पर कुछ चार्ज होगा? बिल्कुल होगा, dq। तो dq बराबर कितना हो जाएगा? लैम्डा इनटू dx हो जाएगा। बिल्कुल सही बात। अब इस dq की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा पहले वो लिख लो। इस dq की वजह से यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना वो हो जाएगा de। तो de बराबर कितना हो जाएगा? इस छोटे से चार्ज को मैं एक पॉइंट चार्ज की तरह मान सकता हूं क्योंकि बहुत छोटू सा है ये। तो de बराबर क्या हो जाएगा? k dq डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। जहां पर dq बराबर कितना? वो है सर लैम्डा dx के बराबर। ओके ठीक है भाई, लैम्डा dx अपॉन में एक्स स्क्वायर। क्लियर है बात? बिल्कुल। अच्छा सर, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। तो डायरेक्शन बता सकते हो? यस, पॉजिटिव चार्ज है तो दूर की तरफ आएगा। ये लीजिए भाई साहब डी आ। अच्छा, अब जितने भी तुम छोटे छोटे से डी लोगे ना, छोटे छोटे डीक्यू लो, डीक्यू 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 डीक्यू, सारे के सारे पॉजिटिव हैं। सबकी वजह से यहां पर जो फील्ड आएगा ना वो दूर की तरफ आएगा। सही बात है, क्योंकि सारे के सारे पॉजिटिव है। जो कि सबकी डायरेक्शन सेम है तो सीधा ई निकालने के लिए हम क्या करेंगे? डी को इंटीग्रेट कर देंगे। तो ये हो जाएगा के लेमडा डीएक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन। अब बच्चों जो भी चीजें कांस्टेंट है उनको पहले बाहर निकाल लीजिए।
ओके सर, ये लीजिए के लैम्डा को मैंने बाहर निकाल लिया। तो अंदर क्या बचेगा? अंदर बचेगा x की पावर -2 इंटू dx। ये बचेगा ना भाई? बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है? x के रिस्पेक्ट में। याद रखो, मैंने पिछले लेक्चर पर आपको लिमिट रखना सिखाया था, याद है? तो बताइए पहले x क्या है ये पहचानो। सर x ना इस एलिमेंट की दूरी है। कहां से? इस जगह से। अब सोचिए, इस जगह से दूरी नापनी अपने को किसकी? एलिमेंट की। एलिमेंट कहां पर लेना है? वायर पर। तो बताइए वायर पर एलिमेंट कहां से कहां तक ले सकते हो? सर हम एलिमेंट लेने के लिए इसके इधर नहीं जा सकते, और एलिमेंट लेने के लिए मैक्स टू मैक्स अपन इन्फिनिटी पर जा सकते हैं, आगे ना। तो सोचिए, आप एलिमेंट कम से कम यहां ले सकते हो, इसके इधर तो नहीं जा सकते ना। तो सोचिए, अगर आपने एलिमेंट यहां लिया तो x बराबर कितना हो जाएगा? सर यहां पर तो x बराबर l हो जाएगा, और ये x की मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है। और मैक्स टू मैक्स आप एलिमेंट कहां पर ले सकते हो? इन्फिनिटी पर। तो x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? इन्फिनिटी हो जाएगी। बस हो गया सॉल्व। तो लिमिट आ गई कहां से कहां तक? l से लेकर के इन्फिनिटी तक। ओके। अब बच्चों इंटीग्रेशन, x की पावर -2 का इंटीग्रेशन कितना होता है भाई? तो x की पावर -2 का इंटीग्रेशन होता है -1/x। ओके, लिमिट रख दीजिए l से लेकर के इन्फिनिटी तक। पहले कौन सी लिमिट पुट करनी होती है? अपर लिमिट। मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, इस माइनस को यहां से बाहर निकाल रहा हूं। तो e बराबर हो जाएगा माइनस में के लैम्डा। अब अपर लिमिट पुट कर दो पहले इन्फिनिटी, फिर लोअर लिमिट पुट कर दीजिए l। बच्चों 1/इन्फिनिटी कितना हो गया भाई? सर ये तो 0 हो गया, तो 0 - 1/l, माइनस माइनस प्लस, तो e बराबर कितना आ जाएगा? के लैम्डा बाई l के बराबर। ये लीजिए आपका आंसर आ गया। यार क्वेश्चन पिछले वाले की तरह तो है, बस लिमिट ही तो बदली है यहाँ पर। लिमिट पहले अपन ने शायद जहां तक मुझे याद है l से 2l रखी थी, इस बार कहां से कहां तक रख दी? l से इन्फिनिटी तक रख दी। तो अप्रोच तो वही है ना अभी, यस और नॉट? आपको तो मेन अप्रोच आनी चाहिए। लिमिट तो क्वेश्चन टू क्वेश्चन बदल जाएगी, है ना। हर क्वेश्चन में वो अलग अलग तरीके की लिमिट आएगी, लेकिन हमारी अप्रोच सब क्वेश्चन में सेम रहेगी। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं अभी यहां से। कितने लोगों का सही हुआ था भाई बताना मुझे? किसी का हुआ था क्या सही? डाउट है मुझे, किसी का सही हुआ होगा। तो पिछले लेक्चर पर अपन ने ना रिंग का आर्क का डेरिवेशन कर लिया था ना। अब आज एक और डेरिवेशन करेंगे भाई। देखना, आज मैं फिर से कह रहा हूं, बार बार रिपीट कर रहा हूं, आज का लेक्चर थोड़ा सा मैथमेटिकल है, और आज के लेक्चर को अच्छे से समझने के लिए आपको थोड़ा सा इंटीग्रेशन आना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं कि आपने इंटीग्रेशन का बेसिक पढ़ लिया होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो पहले उस थोड़े से बेसिक को पढ़िए और फिर इन डेरिवेशन को करिए, तो आपको ये डेरिवेशन बहुत आसान लगेंगे। आपको अप्रोच ध्यान रखने की, अप्रोच हम क्या यूज करते हैं? तो जब भी हमें किसी डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज की वजह से फील्ड निकालना होता है, तो पहले हम एक एलिमेंट लेते हैं, एलिमेंट की वजह से फील्ड निकालते हैं, और फिर उसका इंटीग्रेशन करते हैं डिपेंडिंग ऑन डायरेक्शन। आज क्या करेंगे भाई? सबसे पहले अपन इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। इसकी वजह से, चार्ज्ड रिंग की वजह से। कहां पर? इसकी एक्सिस पर। अच्छा सर ठीक है, निकाल लेते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है, क्यों भाई? अगर अपने को बेसिक क्लियर है ना तो दिक्कत ही नहीं आने वाली है। अब थोड़ा सा भाई देखना, समझने की कोशिश करना। ये रिंग है, और ये रिंग कैसे रखी हुई है? यहां पर रखी हुई है। अरे ऐसे रखी हुई, ठीक है ना, यूं। ये एक रिंग है ना, यूं रखा अपन ने इसको। तो कोई भी एक सर्कल है ऐसा बन रहा है, ठीक है ना। इमेजिन करना भाई, देखना ना, इमेजिनेशन। इंसान के पास यही तो सबसे बड़ी चीज है, इमेजिनेशन। अर्थ पर बैठा बैठा स्पेस की चीजों को इमेजिन कर लेता है भाई, और क्या चाहिए? ठीक है ना। तो भगवान ने अपने को ऐसी क्षमता दी है कि हम इमेजिन कर पाए, बस थोड़ा सा दिमाग यूज करना होता है। तो यहाँ पर रिंग कैसी है? यूं, ऐसी रिंग, उस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, और एक्सिस वाला पॉइंट कहां पर है? रिंग की एक्सिस तो ये रही है। ओके, तो मुझे क्या करना है बच्चों? इस पॉइंट पी पर फील्ड निकालना है। रिंग की रेडियस ए है और ये दूरी स्मॉल आर है, ठीक है। रेडियस ए है और ये दूरी स्मॉल आर है, और रिंग की चार्ज डेंसिटी है बच्चों लैम्डा के बराबर। ओके, और मुझे क्या करना है? इस पॉइंट पी पर फील्ड निकालना है। तो चूंकि ये डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है तो डायरेक्ट तो फॉर्मूला मुझे नहीं पता, तो पहले क्या करेंगे? एक एलिमेंट लेंगे, एलिमेंट की वजह से फील्ड लिखेंगे, फील्ड उसका इंटीग्रेशन कर देंगे। अप्रोच यही है भाई, है ना। ठीक है,
तो सबसे पहले एक एलिमेंट लीजिए, याद करो रिंग के लिए एलिमेंट कैसा लेना चाहिए सर, रिंग के लिए तो है ना ऐसे छोटे छोटे से एलिमेंट लेंगे अपन, ऐसे छोटे छोटे से, बिल्कुल सही बात है, हाँ बिल्कुल ठीक है, तो ऐसे छोटे छोटे से एलिमेंट लेने अपन। ओके, तो ये जो छोटा सा एलिमेंट आपने लिया है ना बच्चों, ये वाला एलिमेंट, इस पर कुछ चार्ज होगा, डी क्यू बोल देता हूं मैं, ठीक? अच्छा, रिंग का टोटल चार्ज भैया क्यू है, टोटल चार्ज ऑन रिंग कैसे निकालेंगे? क्या है भैया ये? जस्ट मोमेंट, यस, सो हम लोग यहाँ पर क्या बात कर रहे थे, एलिमेंट के बारे में बात कर रहे थे, राइट? तो सबसे पहले एक एलिमेंट लेना है छोटा सा, और एलिमेंट की वजह से फील्ड लिखना है। रिंग पर टोटल चार्ज कितना है भैया? टोटल चार्ज ऑन रिंग, तो रिंग के लिए क्या डिफाइन करते हैं सर? लैम्डा डिफाइन करते हैं। ओके सर, लैम्डा का मतलब क्या होता है? एक रुपए में कितनी चॉकलेट आ रही है, यही तो होता है ना लैम्डा का मतलब, बिल्कुल ठीक है। हमें कितने रुपए की चॉकलेट निकालनी है? इस पूरे रिंग के सरकमफेरेंस की चॉकलेट निकालनी है। तो बताइए रिंग का सरकमफेरेंस कितना होता है सर? सर ये तो 2 पाई ए होता है। तो बताइए भाई रिंग पर टोटल चार्ज कितना, कितना? लैम्डा इंटू लेंथ, कौन सी लेंथ? जिस पर चार्ज बिखरा हुआ है, रिंग की कितनी लेंथ पर चार्ज बिखरा हुआ है, उसके सरकमफेरेंस के बराबर की लेंथ, ठीक है? ओके, अब अगला काम अपने को क्या करना है, छोटे से एलिमेंट की वजह से यहां पर फील्ड लिखना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू डी क्यू, कितना हो जाएगा भैया? डीई बराबर, इधर लिख देता हूं थोड़ा सा, डीई बराबर के क्यू अपन में दूरी का स्क्वायर, ये होता है। इस एलिमेंटल चार्ज से इस पॉइंट पी की दूरी कितनी है? ये रही। ओके, ये दूरी कितनी है? अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के बराबर है, तो ये हो जाएगा दूरी का स्क्वायर, मतलब आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सही बात है बिल्कुल। ओके ठीक है, डायरेक्शन बताओ जरा। सर पॉजिटिव चार्ज है ना, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से हमेशा दूर की तरफ आएगा। अच्छा, दूर की तरफ मतलब किधर? एलिमेंट से दूर की तरफ, ये लीजिए ऐसे आ जाएगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया इस छोटे से एलिमेंट की वजह से। अच्छा ठीक है, इस एंगल को मैं थीटा बोल देता हूँ। अब उम्मीद करता हूँ ये डायग्राम आपको इमेजिन हो पा रहा होगा। देखो ये एक रिंग है बच्चों, इस तरीके की, और उस रिंग के टॉप मोस्ट पॉइंट पर हमने एक एलिमेंट लिया है इस जगह पर, और ये एक्सिस पर एक पॉइंट है रिंग की एक्सिस पर। रिंग की रेडियस कितनी है ए, ये दूरी कितनी दी हुई है आर, तो हमें इस चार्ज की यहां से यहां तक की दूरी निकालनी, तो आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल नजर आ रहा होगा, तो पाइथागोरस थ्योरम से अपन ये दूरी निकाल सकते हैं, ठीक है? ओके, अब बच्चों क्या करें? सर यही तो करते हैं, बस अब इसको इंटीग्रेट करना है। नहीं अभी नहीं करना इंटीग्रेट, पहले किसी दूसरे एलिमेंट की वजह से भी लेके देखो एक बार कि क्या उसकी डायरेक्शन यही आ रही है क्या। तो बच्चों अगर मैं यहां पर एक छोटा सा एलिमेंट और ले लूं, मान लो इधर बिल्कुल उसी की लेंथ का एलिमेंट लेता हूं जिस पर चार्ज dq है, और इस पर अगर चार्ज dq है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? सर इसके लिए भी ये वाली जो दूरी होगी ना, वो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के रूट के बराबर होगी। सही बात है बिल्कुल, यस बिल्कुल ठीक है, तो दूरी तो वही की वही आ रही है वही। अच्छा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी यही आएगा, बिल्कुल ठीक है, तो इसको DE2 बोल देते हैं अपन, तो DE1, इसको DE2, ये DE1। तो बताइए डायरेक्शन किधर आएगी? सर दूर की तरफ आएगी, पॉजिटिव चार्ज है ना तो हमेशा धक्का मारेगा इसे, ये लो, ये लो, इसकी वजह से आ गई इधर, ये हो गया अपना DE2 के बराबर। हाँ जी ठीक है, अब सोचिए रिंग के ऊपर एक एलिमेंट लिया है, रिंग के नीचे एक एलिमेंट लिया है, ध्यान से देखो दोनों आइडेंटिकल एलिमेंट है, हाँ के ना, ऊपर भी नीचे भी। तो अगर ऊपर वाले एलिमेंट की एक्सियल पॉइंट से दूरी अंडरवुड में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, तो नीचे वाले पॉइंट की दूरी भी तो उतनी होगी ना। हाँ बिल्कुल ठीक है, तो ये ऊपर वाला ट्राइंगल और नीचे वाला ट्राइंगल आपको एक ही जैसा नजर आ रहा होगा, ये थीटा है तो ये वाला भी कितना हो जाएगा बच्चों, थीटा। ध्यान से देखो DE1 और DE2 की डायरेक्शन सेम है अलग अलग है? सर ये तो अलग अलग है, और जब भी ऐसा होता है तो हम सीधा डी का इंटीग्रेशन नहीं करते हैं,
ध्यान से सुन लेना मेरी बात को जो मैं कह रहा हूँ, यहां पर कंफ्यूजन होता है बच्चों को बहुत ज्यादा। तो यहां पर डी का इंटीग्रेशन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि जितने भी आप एलिमेंट ले रहे हो ना, सबकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में आ रहा है, और जब भी ऐसा होता है तो हमें वहां पर कंपोनेंट लेने पड़ते हैं। क्या लेने पड़ते हैं? कंपोनेंट। तो आइए कंपोनेंट लेते हैं। बच्चों ये एंगल थीटा है तो ये वाला भी थीटा होगा, और अगर ये वाला एंगल थीटा है ना तो ये वाला भी थीटा होगा। क्या मैं इस DE1 के दो कंपोनेंट कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकते हैं। DE1 cos थीटा और इधर आ जाएगा DE1 sin थीटा। बिल्कुल ठीक है। अब आपको समझ में आ रहा होगा मैंने जब आपको स्टार्टिंग में कंपोनेंट लेना सिखाया था ना, वो क्यों सिखाया था। DE2 का इधर वाला कंपोनेंट DE2 cos थीटा आ जाएगा, और DE2 का इधर वाला कंपोनेंट DE2 sin थीटा आ जाएगा। ओके, ध्यान से देखिए, ये और ये इक्वल भी हैं और अपोजिट भी हैं, एक दूसरे का खेला खत्म। यस और नॉट? तो यहां पर DE1 sin थीटा और DE2 sin थीटा खत्म हो गया। तो बताइए एक एलिमेंट की वजह से बचा कितना? सर एक एलिमेंट की वजह से DE cos थीटा बचा। यस और नॉट? भाई इसका पेयरिंग एलिमेंट याद करो, पिछले लेक्चर पर भी बात की थी अपन ने पेयरिंग एलिमेंट के बारे में। तो इसका पेयरिंग एलिमेंट ये रहा। अच्छा, ये इसका पेयरिंग एलिमेंट है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के एक एक कंपोनेंट को खत्म कर देंगे। ध्यान से देखिए, इन दोनों की वजह से किधर आ रहा है? इधर आ रहा है। इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? सर 0 डिग्री है। ओके, तो जितने भी तुम एलिमेंट लोगे ना, यहां पर जैसे ये रिंग है, उसके लिए एक एलिमेंट यहां लो, दूसरा यहां लो, तो इधर वाले एलिमेंट की वजह से ऐसे आएगा फील्ड, इधर वाले एलिमेंट की वजह से ऐसे आएगा, ऐसे आएगा ना भाई। तो इसका एक कंपोनेंट इधर, दूसरा इधर, और इसी तरीके से इसका एक इधर, दूसरा इधर। ध्यान से देखो, इधर वाले कंपोनेंट कैंसिल आउट हो गए तो बचेगा किधर? इधर वाला बचेगा। वही मैं कह रहा हूं कि जो रिजल्टेंट आएगा ना वो इधर ही आएगा। हाँ क्या ना? तो जितने भी एलिमेंट है वो सब आपस में एक दूसरे के एक एक कंपोनेंट को मार रहे हैं, इसलिए बचेगा केवल एक। इसीलिए अब आपको अगर E निकालना है P पॉइंट पर, तो आपको इंटीग्रेशन तो करना है, लेकिन किसका इंटीग्रेशन करना है? डी कॉस थीटा। समझे बात को? क्यों हमने यहां पर डी का इंटीग्रेशन नहीं किया? क्यों हमने यहां पर डी कॉस थीटा का इंटीग्रेशन किया? क्लियर है बात ये? तो जब भी ऐसा केस होगा कि डी की डायरेक्शन अलग अलग आ रही होगी तो हम सीधा इंटीग्रेशन नहीं करेंगे, पहले कंपोनेंट लेके करेंगे। ठीक है? अच्छा सर ठीक है। अब डीई की वैल्यू कितनी है? ये लिखी हुई है, ये हो जाएगा के डी क्यू अपॉन में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बच्चों ट्राइंगल से कॉस थीटा की वैल्यू बताओ। सर कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस कितना है इसका? आर है। हाइपोटेन्यूस कितना है इसका? आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है। ओके, यहां पर ध्यान से देखिए, इसी एक्सप्रेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, इसको नोट कर लीजिए बच्चों पहले यहां तक। ओके, स्क्रीन को पॉज करके ऑफ कोर्स। ठीक है, चलिए तो बताइए ई बराबर कितना हो गया? ये हो जाएगा के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की टोटल पावर कितनी हो जाएगी देखना। यहां पर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1 है, यहां पर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2 है। तो बेस दोनों का सेम है ना भाई, तो पावर जुड़ जाएंगी। तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की टोटल पावर कितनी हो गई? 3/2 हो गई। ओके, और अंदर में क्या बच रहा है? डी क्यू बच रहा है। डी क्यू, ए डी क्यू इंटू, और हमें करना है इसका इंटीग्रेशन। अब बच्चों इसमें से जो भी चीजें कांस्टेंट है ना, सब बाहर निकाल लो। इसमें से क्या क्या कांस्टेंट है? ए कांस्टेंट है, पॉइंट की दूरी कांस्टेंट है, रिंग की रेडियस कांस्टेंट है, इसलिए आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 भी कांस्टेंट है। अंदर क्या बचेगा? डी क्यू बचेगा। अरे ये डी क्यू क्या था भाई? सर ये डी क्यू तो इस छोटे से एलिमेंट का चार्ज था। ध्यान से देखिए, ऐसे छोटे छोटे से एलिमेंट के चार्ज को जोड़ोगे क्या मिल जाएगा? सर ये तो पूरी रिंग का चार्ज मिल जाएगा। और पूरी रिंग का चार्ज बच्चों कितना है? अभी अपन ने निकाला था थोड़ी देर पहले। सर वो तो क्यू के बराबर है। ओके, ये लीजिए भाई साहब, आपका ई आ गया। बस ये आपको याद होना चाहिए, ये आपको याद होना चाहिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा एक्सप्रेशन है। ठीक है, इसको अच्छे से याद कर लेना है, बहुत जरूरी है। चलिए ओके, अब देखो आगे की बातें। डायरेक्शन किधर आ रही है? सर डी कॉस थीटा तो सारे इधर आ रहे हैं, तो रिजल्टेंट भी इधर ही आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ई की जो डायरेक्शन आ रही है ना बच्चों, वो इसी तरफ आ रही होगी। आगे ना, बिल्कुल बराबर है। ये लीजिए भाई साहब, ई की डायरेक्शन आ गई। सर अगर नेगेटिव चार्ज होता तो क्या होता?
नेगेटिव चार्ज देखो, पॉजिटिव चार्ज इसलिए दूर की तरफ जा रहा है, नेगेटिव चार्ज होता तो टुवर्ड्स द रिंग आ जाता, हाँ के ना। तो पॉजिटिव चार्ज है रिंग पर, इसलिए सेंटर से दूर की तरफ। अगर रिंग पर नेगेटिव चार्ज होता तो इस एरो की डायरेक्शन उल्टी हो जाती, मतलब फिर ये टुवर्ड्स द सेंटर आ जाता। तो ये डायरेक्शन का केस हो गया। अच्छा, अब पहले इसको नोट कर लीजिए, यहां तक और यहां तक कर लिया। और अब समझिए इसमें कुछ स्पेशल केसेस। सबसे पहला केस, अगर मान लीजिए आर की वैल्यू ए से बहुत छोटी है, याद करो मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, कि अगर एक क्वांटिटी दूसरे के कंपैरिजन में बहुत छोटी होती है तो हम क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को लगभग एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं अगर एक्स की वैल्यू ए से बहुत बड़ी हो तो। याद करो ऐसा कुछ कहा था मैंने। इसी तरीके से अगर आर की वैल्यू ए से बहुत छोटी है, अच्छा आर की वैल्यू ए से बहुत छोटी है, इसका मतलब क्या हो गया, मतलब आर की वैल्यू जो है ना, आर क्या है यहाँ पर, पॉइंट की दूरी है, ए क्या है, रिंग की रेडियस है। इसका मतलब अगर ये पॉइंट रिंग के सेंटर के बहुत करीब रखा हो तब की बात कर रहे हैं हम लोग। तो अगर इस पॉइंट को हम रिंग के सेंटर के बहुत करीब लेके आ जाएंगे, क्लोज टू द सेंटर, तो क्या होगा देख लेते हैं। देखो बच्चों, ए की वैल्यू आर से बहुत बड़ी है ना, तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को आप अप्रोक्सीमेटली क्या लिख सकते हो, ए स्क्वायर लिख सकते हैं, हाँ क्या ना। ये तो हो गया 10,000, ये हो गया 10, तो 10,000 प्लस 10 समझ गया ना। तो इसको अपन अप्रोक्सीमेटली 10,000 लिख सकते हैं। तो यहां से देखना ई बराबर कितना हो जाएगा, के क्यू आर डिवाइडेड बाई आर ए स्क्वायर की पावर 3/2, बराबर है, ठीक है। और बच्चों ए स्क्वायर की पावर 3/2 से ये 2 से 2 कटेगा, तो ई बराबर कितना आ गया सर, ये आ गया के क्यू आर बटे में ए क्यू। ओके बच्चों, यहां पर ध्यान से देखना क्या रिलेशन आ रहा है ई और आर का। सर ई जो है ना आर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दिख रहा है आपको, ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। तो अगर मैं ई और आर के बीच में ग्राफ बनाऊंगा ना तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, हाँ क्या, लेकिन ये कब बनेगा, जब ये कंडीशन होगी। दूसरा केस, अगर मान लीजिए आर की वैल्यू ए से बहुत बड़ी हो जाए तो क्या होगा, या फिर पहले आर इज इक्वल टू जीरो पुट करके देख लेते हैं। आर इज इक्वल टू जीरो मतलब एट द सेंटर ऑफ रिंग, रिंग के सेंटर पर। सोचिए बच्चों, अगर आर जीरो हो गया, अगर आर जीरो हो गया तो इस फॉर्मूले में आर बराबर जीरो पुट करके देखो क्या मिलता है। सर के क्यू इंटू जीरो, अरे जीरो को किससे मल्टीप्लाई करो भाई, जीरो तो आएगा ना। इसका मतलब रिंग के सेंटर पर ई कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, ठीक है सर। ये सारी बातें ध्यान रखना भाई, अभी अभी अपन ग्राफ बनाएंगे तो काम आएंगे अपने को। तो रिंग के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, सर ये तो पिछली बार भी तो बताया था, हाँ बिल्कुल बताया था, तो पिछली बार वाला ही तो केस है ना। तो रिंग के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया, ओके। फिर तीसरा केस देखो, अच्छा पहले इसको नोट कर लीजिए स्क्रीन को पॉज करके, चलो ठीक है हो गया होगा। थर्ड पॉइंट देखिए, अगर आर की वैल्यू ए से बहुत बड़ी है, इसका मतलब क्या हुआ, जिस पॉइंट पर मैं फील्ड निकालना चाहता हूं वो पॉइंट सेंटर से बहुत दूर है, बहुत दूर। तो क्या होगा देख लेते हैं। तो पहली बात तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को आप अप्रोक्सीमेटली क्या लिख दोगे, आर स्क्वायर लिख दोगे, हाँ क्या ना। अब ई देखो, ई कितना है, यह आ जाएगा के क्यू आर बटे में आर स्क्वायर का होल पावर 3/2, 2 से 2 कटेगा तो ये क्या बन जाएगा, के क्यू आर बटे में आर क्यूब बचेगा, आर से ये कट गया तो ई बराबर कितना हो जाएगा, के क्यू बटे में आर स्क्वायर आ जाएगा। यार ये फॉर्मूला तो देखा देखा लग रहा है, यस देखा है, बिल्कुल देखा है। एक पॉइंट चार्ज की वजह से इतना ही तो होता है ना भाई, याद करो, एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, इतना ही तो होता है। और आप खुद सोच सकते हो कि अगर उस रिंग को आप बहुत दूरी से देखोगे तो वो रिंग कैसे नजर आएगी, एक पॉइंट चार्ज की तरह तो नजर आएगी, इसलिए उसका एक्सप्रेशन भी वही आ ठीक है। तो यहां से देखो ई और आर का क्या रिलेशन है, सर ई आर स्क्वायर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जैसे जैसे आर बढ़ेगा वैसे वैसे ई घटेगा। अच्छा जी ठीक है। और यहां पर क्या हो रहा था बच्चों, ई आर के साथ प्रोपोर्शनल था, हाँ क्या ना। इसका मतलब जैसे जैसे आर बढ़ेगा वैसे वैसे ई भी बढ़ेगा, बिल्कुल ठीक है। सेंटर पर ई कितना है, ध्यान से सुनना जो मैं कह रहा हूं, सेंटर पर ई कितना है, जीरो है। फिर जैसे जैसे अपन सेंटर से दूर जा रहे हैं तो पहले ई बढ़ रहा है, कैसे बढ़ रहा है, लीनियरली बढ़ रहा है। तो पहले ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा, हाँ कि ना। फिर उसके बाद
जैसे ही हम लोग आर की वैल्यू ए से बहुत ज्यादा कर देंगे तो आर के बढ़ने के साथ अब ई घटने लगता है। अच्छा, अब आर बराबर इंफिनिटी अगर ले लेंगे तो बताइए ई कितना हो जाएगा। अरे आर बराबर इंफिनिटी मतलब ए से बहुत बड़ा हो गया है तो जैसे आप इसमें पुट करोगे ना ए क्यू अपॉन में इंफिनिटी का स्क्वायर, तो बच्चों 1 अपॉन इंफिनिटी कितना हो जाएगा 0। अरे यार ये तो एक पैटर्न नजर आ रहा है, देखो मुझे क्या हो रहा है यहाँ पर, समझना। सबसे पहले सेंटर पर फील्ड 0 है, फिर इंफिनिटी पर वापस 0 हो गया, बिल्कुल ठीक है। सेंटर पर 0, इंफिनिटी पर वापस 0, बीच में और कहीं 0 नहीं है। तो थोड़ी सी भी अगर आपको मैथ्स आती हो ना तो इस ग्राफ को इमेजिन करने की कोशिश करो, हो क्या रहा है कि पहले सेंटर पर फील्ड 0 है, फिर धीरे धीरे फील्ड बढ़ रहा है, उसके बाद फिर घटना चालू होता है और फिर फाइनली इंफिनिटी पर जाकर के कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। यार ऐसा तो ना तभी पॉसिबल है जब फील्ड पहले 0 से बढ़ रहा होगा, बिल्कुल ठीक है, फिर अपनी वैल्यू को मैक्सिमम करता होगा, उसके बाद फिर वो डिक्रीज होने लगता है और फिर फाइनली इंफिनिटी पर जाकर के कितना हो जाता है, 0। यही तो हो रहा है यहाँ पर, सेंटर पर 0 है, इंफिनिटी पर भी 0 है, यही हो रहा है और बीच में कहीं 0 नहीं है। इसका मतलब पहले उसका फील्ड 0 से बढ़ा होगा, फिर एक टाइम पर मैक्सिमम हुआ होगा और फिर फाइनली फिर से घटने लगा होगा और फिर फाइनली इंफिनिटी पर कितना हो गया होगा, 0 हो गया होगा। हाँ, बिल्कुल ठीक है यार ये तो इसका ग्राफ अपन इमेजिन करेंगे तो ग्राफ बन जाएगा अपना। अच्छा जी, चलो ठीक है, तो ग्राफ बना लेते हैं यहाँ पर। पहले आप इसको नोट डाउन कर लो फटाफट। कर लिया भाई? चलो अभी ग्राफ बनाते हैं। ये अपनी रिंग है। अच्छा सर, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, तो रिंग है तो अब इस रिंग की वजह से मुझे क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। ये ई हो गया, ये आर हो गया। अब सोचिए बच्चों, ग्राफ का शेप कैसा बन रहा होगा। सबसे पहले तो सेंटर पर कितना है सर, 0 है। अच्छा, अगर यहाँ पर कहीं पर भी फील्ड देखोगे तो किधर आएगा सर, इधर आएगा, ओके। अगर इधर देखोगे तो सर पॉजिटिव चार्ज है ना, तो दूर की तरफ आना चाहिए, तो रिंग से दूर तो ऐसे हो जाएगा। तो यार इस तरफ देखोगे ना तो फील्ड इधर आ रहा होगा, और अगर मेरे इधर देखूंगा तो मेरा फील्ड इधर आ रहा होगा, यही हो रहा है ना यहाँ पर। तो सोचिए, इस डायरेक्शन को अगर मैं प्लस ई मान लेता हूं तो ये वाली डायरेक्शन क्या हो जाएगी, माइनस ई हो जाएगी। सिंपल सी बात है, हाँ क्या भाई, इधर अगर प्लस एक्स है तो इस तरफ क्या हो जाएगी, माइनस एक्स। और इसी वजह से इधर की तरफ अगर ग्राफ आप पॉजिटिव रीजन में बनाते हो, मतलब पॉजिटिव ई के लिए बनाते हो, तो इधर की तरफ ग्राफ आपको नेगेटिव ई के लिए बनाना पड़ेगा। इधर की तरफ ई की डायरेक्शन पॉजिटिव में है, इधर की तरफ ई की डायरेक्शन नेगेटिव में है, इसलिए इस तरफ जो ग्राफ बनेगा वो पॉजिटिव ई के लिए बनेगा, इधर की तरफ ग्राफ नेगेटिव ई के लिए बनेगा। बच्चों यहाँ पर अगर वाई एक्सिस होती तो पॉजिटिव वाई कहां पर होता है सर, ऊपर की तरफ। नेगेटिव वाई कहां पर होता है सर, इस ग्रीन लाइन के नीचे की तरफ। इसी तरीके से इधर ई है तो पॉजिटिव ई मतलब ऊपर की तरफ ग्राफ होगा, नेगेटिव ई मतलब इस ग्रीन लाइन से नीचे की तरफ ग्राफ बनेगा, ठीक है। ओके, तो चलिए बना देते हैं इसका ग्राफ। तो पहले तो सर स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन रहा होगा, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद फिर वो कर्व जैसा बनेगा, और लेकिन पहले फील्ड बढ़ रहा होगा लगातार, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद सर वो मैक्सिमम हो रहा होगा, ये भी ठीक है। फिर मैक्सिमम होते होते फाइनली अपनी पीक वैल्यू को अचीव करेगा और उसके बाद घटने लगेगा। तो ऐसा ग्राफ बन रहा होगा उसमें, यस और नॉट। तो इस टाइप का ग्राफ बनेगा, ठीक। तो ये ग्राफ हो गया बच्चों ई और आर का। सर लेकिन एक बात जो मेरे दिल में है अभी भी, वो ये है
आपने कहा कि ये एक जगह पर जाकर के मैक्सिमम हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है, मैंने बिल्कुल सही कहा है। तो यहां पर जाकर के ई मैक्सिमम हो गया, लेकिन ये आर होगा कितना ये तो बताओ, ये आर होगा कितना ये तो बताओ। तो इसके लिए थोड़ी सी मैथ्स अपन यूज करेंगे, ठीक है, तो वो कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, अपन मैथ्स के स्टूडेंट है, मैथ्स तो आती है अपने को भर भर के, क्यों भाई। तो चलिए पहले वो निकाल लेते हैं कि ये आर होगा कितना, जहां पर ई की वैल्यू क्या हो रही है, मैक्सिमम हो रही है। तो आइए इसको निकालते हैं। चलिए, देखो आपको करना क्या है, और मैक्सिमम ई, थोड़ा सा मैक्सिमम मिनिमम यूज करना है और कुछ नहीं करना। ए क्यू आर बटे में ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, ये ई है। अब आप चाहते हैं कि ई की वैल्यू मैक्सिमम हो जाए, इसके रिस्पेक्ट में, इसमें से वेरिएबल कौन है बच्चों, सर आर यहाँ पर वेरिएबल है ना, हमने जो ग्राफ बनाया ई और आर के बीच में बनाया ना, तो जैसे जैसे आर को चेंज करेंगे तो ई भी चेंज होना चाहिए, हाँ के ना। तो जो वेरिएबल होता है उसको डिफरेंशिएट, उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं और फिर जीरो के बराबर कर देते हैं। ओके सर, ठीक है। तो जो आपको वेरिएबल दिख रहा है, वेरिएबल कौन है, ये आर है, तो आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना। अच्छा, अब डिफरेंशिएशन जब आप करोगे, देखिए कुछ ऐसी फॉर्म यहां पर बन रही होगी, डी बटे डी आर इंटू में ई, ई का मतलब क्या हो गया भाई, ए क्यू आर अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, और ये डिफरेंशिएशन आना चाहिए कितना, जीरो के बाद। इसमें से जो भी चीजें कांस्टेंट है ना, आप उनको पहले बाहर निकालो। सर के और क्यू तो कांस्टेंट है, बिल्कुल ठीक है। तो ये क्या बन गया, डी बाई डी आर इंटू में आर बटे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। हमको इसका डिफरेंशिएशन करना है और फिर जीरो के बराबर करवाना है, ठीक है। अच्छा, के और क्यू को तो जीरो के नीचे भेज दो तो ये जीरो हो जाएगा। सर इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, ये u बाई वी वाली फॉर्म बन गई बच्चों, और u बाई वी फॉर्म का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, मैं उम्मीद करता हूं आपको ये चीज आती होगी कि u बाई वी फॉर्म का डिफरेंशिएशन जब किया जाता है तो वो कुछ इस तरीके से किया जाता है कि पहले डिनोमिनेटर का अपन स्क्वायर करते हैं, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की होल पावर 3/2, आप पहले इसका स्क्वायर करोगे, फिर इसका स्क्वायर करने के बाद इस डिनोमिनेटर को वैसा का वैसा ही छोड़ देते हैं, और फिर न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन कर देते हैं, फिर माइनस न्यूमरेटर को वैसा का वैसा ही छोड़ देते हैं और फिर डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन कर देते हैं। ये बात भी ठीक है, और फिर इसको जीरो के बराबर करवाना है अपने को, ठीक है। बच्चों ये जो टर्म है ना, ये भी जीरो से मल्टीप्लाई होकर खत्म हो जाएगी, तो यहां पर क्या बचेगा, देखिए आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू में, बच्चों dx बाई डी एक्स जैसे वन होता है ना, वैसे dr बाई डी आर भी क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, माइनस में आर इंटू में, पहले किसका डिफरेंशिएशन, पहले पावर का डिफरेंशिएशन होगा, तो पावर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा एन एक्स की पावर एन माइनस वन के अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद क्या करना है सर, फिर उसके बाद फंक्शन के अंदर घुस जाना है, तो फंक्शन के अंदर सबसे पहले कौन मिलेगा, आर स्क्वायर मिलेगा, तो आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है, फिर कौन मिलेगा, ए स्क्वायर मिलेगा, फिर ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है, फिर जीरो के बराबर करवाना है। अच्छा सर, ठीक है। यहां से क्या बन गया बच्चों, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की होल पावर 3/2 बन गया, माइनस यहां पर देखिए भाई साहब, आर इंटू में 3/2 इंटू में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 माइनस वन मतलब 1/2 हो गया। आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, जैसे एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है ना, वैसे आर स्क्वायर का 2r हो जाएगा। ए यहां पर क्या है, रिंग की रेडियस है, वो तो कांस्टेंट है, बराबर जीरो। ओके सर, इस 2 से इस 2 को उड़ा देते हैं पहले तो, ओके ठीक है। यहां पर देखो क्या बन रहा है, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 माइनस 3 आर स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2 बराबर जीरो, ये बन रहा है ना भाई, बिल्कुल ठीक है। अब इसमें से जो भी चीज कॉमन आ रही है उनको बाहर निकाल लो, क्या कॉमन आ रहा है सर, सर यहां से ना आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। क्यों, क्योंकि यहां पर उसकी पावर 3/2 है, यहां पर 1/2 है, तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2 तो दोनों जगह से कॉमन आ जाएगा। भाई 3/2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 1 प्लस 1/2, मैं लिख देता हूँ यार, यहाँ पर ज्यादा अच्छा रहेगा। 3/2 का मतलब क्या होता है, 1 प्लस 1/2 होता है, ओके। इसका मतलब आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर यहाँ पर 1/2 भी है और 1 भी है, तो इधर से और इधर से 1/2 वाले पावर को बाहर निकाल, तो क्या बच गया, जैसे आप 1/2 पावर वाले को बाहर निकालोगे ना, तो ये बन जाएगा बच्चों आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2, और इधर अगर आपने 1/2 पावर बाहर निकाल ली तो 1 पावर अभी भी बच जाएगी। इसका मतलब यहां पर बचेगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, फिर माइनस
यहां पर क्या बचेगा, यहां पर तो केवल 3r² बचेगा। ओके, एंड दिस शुड बी इक्वल टू हाउ मच, 0 होना चाहिए सर। क्या ये 0 हो सकता है? तो दो स्क्वायर का सम तभी 0 होगा जब दोनों इंडिविजुअली 0 हो, लेकिन यहां पर ना तो r 0 है ना a 0 है। ए तो 0 नहीं है भाई एटलीस्ट, हाँ के ना? इसका मतलब इसको आप 0 के नीचे भेज करके खत्म कर दीजिए, तो क्या बचेगा, r², अंदर बचेगा a² और -3r² प्लस r² मतलब -2r² बराबर 0। ओके, तो यहां से बच्चों 2r² बराबर कितना हो गया, a² आ गया। तो बताइए r² बराबर कितना हो गया, a²/2 हो गया। तो r कितना हो गया, ये हो गया सर प्लस माइनस में a/√2 के बराबर। ओके, ये लीजिए। इस तरीके से ये वो आर आ चुका है बच्चों जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, मैक्सिमम हो जाएगा। कितने पर, आर बराबर प्लस माइनस a/√2। तो ये लीजिए भैया, ये आ गया अपने पास आर बराबर प्लस a/√2 और ये आ गया भैया आर बराबर माइनस a/√2। समझ गए बात को? ये लीजिए भाई, क्लियर है? तो चलिए बच्चों, अब इसको आप नोट डाउन करिए फटाफट, फिर हम आगे बढ़ते हैं, स्क्रीन को पॉज करके ऑफ कोर्स। ठीक है, ये लीजिए, हो गया ये लीजिए, हो गया भैया। तो इसको फटाफट नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया ना। ओके, तो चलिए अपना खेल आगे बढ़ाते हैं। तो हमने ग्राफ भी बना लिया है ना, यस, तो ग्राफ वाली स्लाइड को इधर रख देते हैं। अब बच्चों पर नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, क्या डालेंगे भाई नेक्स्ट हेडिंग में? अभी एक और डेरिवेशन करेंगे अपन, कौन सा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग ड्यू टू चार्ज्ड वायर, है ना? एक चार्ज्ड वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। आज डेरिवेशन ही डेरिवेशन है भाई, है ना? कल क्वेश्चन, आज डेरिवेशन। देखो, ये एक वायर है, ये लीजिए, इस वायर के ऊपर कुछ चार्ज है, ये लीजिए, जिसकी चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, और हमें इस वायर की वजह से इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, जो कि यहां से स्मॉल r दूरी पर है। और ये पॉइंट पी इस तरीके से है कि वायर का एक एंड यहां पर कुछ एंगल बना रहा है, दूसरा एंड भी कुछ एंगल बना रहा है। तो लेट से कि ये एंगल अल्फा है और ये वाला एंगल बीटा है। ध्यान से देखो बच्चों, अल्फा और बीटा को कहां से नापा जा रहा है, इस जगह से। ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना वायर की पी से, उस लाइन से अल्फा और बीटा को नापा जा रहा है। व्हाट इज अल्फा बीटा? इट इज द एंगल सबटेंडेड बाय एंड्स ऑफ वायर एट पॉइंट पी। जिस पॉइंट पर हमें फील्ड निकालना है, उस पॉइंट पर एंड्स ने कितना एंगल बनाया है, वो हमारे पास अल्फा और बीटा है। और इन एंगल्स को कहां से नाप रहे हैं, इस वाली साइड से नाप रहे हैं। क्लियर है बात यहां तक? ओके, अब करना क्या है, करना वही है जो अभी तक करते आए अपन। सबसे पहले एक एलिमेंट लेंगे, एलिमेंट लेने के बाद उसकी वजह से फील्ड निकालेंगे, उसके बाद फिर क्या करेंगे भाई, इंटीग्रेट कर देंगे, है ना? यही तो करते हैं अपन हमेशा। ये लीजिए, आपने क्या किया, पहले यहां से y दूरी पर एक छोटा सा एलिमेंट मान लिया, इतनी दूरी पर, y दूरी पर। ओके सर, मान लिया। इसकी लेंथ है बच्चों dy, ठीक है। अब ये जो एलिमेंट अपन ने लिया है ना यहां पर, वो इस तरीके से लिया है बच्चों, ताकि ये एलिमेंट यहां पर कुछ एंगल बनाए। कितने एंगल पर लिया ये एलिमेंट, थीटा एंगल पर। ओके सर, ठीक है, ले लिया थीटा एंगल। थीटा की लिमिट बता सकते हो क्या? अरे सर क्या मजाक करते हो, थीटा की लिमिट बतानी है, ये तो अब हमारे लिए बहुत आसान हो गया। सबसे पहले देखो थीटा को कहां से नाप रहे हैं, सर इस जगह से नाप रहे हैं। तो बताइए मैक्स टू मैक्स आप एलिमेंट कहां ले सकते हो, सर यहां पर ले सकते हैं, इसके ऊपर तो नहीं जा सकते ना। अगर यहां लिया तो बताइए थीटा बराबर कितना हो गया, सर अल्फा हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अगर आपने एलिमेंट यहां लिया तो इससे नीचे तो नहीं जा सकते ना, बिल्कुल नहीं जा सकते।
तो अगर यहां लिया तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा सर, ये तो बीटा हो जाएगा, हाँ क्या ना। लेकिन इस लाइन से एंगल को नाप रहे हैं, इस वाले एंगल को नापने के लिए ऊपर जाना पड़ रहा है क्लॉकवाइज, हाँ क्या ना, और इस वाले एंगल को नापने के लिए नीचे जाना पड़ रहा है एंटी क्लॉकवाइज। तो बताइए, अगर एक तरफ क्लॉकवाइज जाना पड़ रहा है, दूसरी तरफ एंटी क्लॉकवाइज, तो याद करिए बच्चों, पिछले लेक्चर पर मैं आपको ये बता चुका हूं कि जब भी ऐसा होता है तो हम एक एंगल को प्लस रखते हैं, दूसरे को माइनस रखते हैं, यही करना है। तो रिमेंबर, दूरी आर क्या है, परपेंडिकुलर दूरी है पॉइंट पी की वायर से, और अल्फा और बीटा को हम इस परपेंडिकुलर दूरी से ही नापेंगे हमेशा। एक तरफ वाले एंगल को पॉजिटिव लिखेंगे तो दूसरी तरफ वाले को नेगेटिव। मैं दोनों एंगल्स का साइन सेम रखता कब, अगर दोनों एंड्स एक ही तरफ होते तो मैं साइन सेम रख देता, लेकिन यहां पर अलग अलग है भाई, इसलिए मैं नहीं रख रहा हूं, ठीक है, क्लियर है यहां तक बात। अच्छा, अब डेरिवेशन करते हैं। सबसे पहले छोटे से एलिमेंट पर चार्ज बताओ भाई। सर इस एलिमेंट की लेंथ अगर dy है तो इस पर जो चार्ज आएगा ना वो आ जाएगा लैम्डा इनटू dy, बिल्कुल ठीक है। अब सोचिए इस छोटे से एलिमेंट की वजह से यहां पर इतना चार्ज आ रहा है, ओके, तो बताइए इस छोटे से एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा। सर डीई बराबर हो जाएगा के क्यू बटे में आर स्क्वायर, दूरी का स्क्वायर है ना। ये दूरी कितनी है भैया, सर ये है आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 1/2, बिल्कुल ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। dq का मतलब कितना भाई, लेमडा dy है, तो के लेमडा dy डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आएगा, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, ये आएगा। अब सोचिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ये आ रहा है तो डायरेक्शन क्या होगी। तो बच्चों आपने आई होप अभी तक ये चीजें सोच ली होगी जो मैंने आपसे पूछा था। तो अब आगे बढ़ते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन किधर आती है भाई, दूर की तरफ आती है, तो पॉजिटिव चार्ज है तो दूर की तरफ आएगी ना यार, सिंपल सी बात है, तो कॉमन सेंस। ये लीजिए दूर की तरफ आ गया, ओके सर ठीक है। अब ये जो एंगल आप देख रहे हो ना यहां से, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये कितना आएगा बताओ। आप बोलोगे सर ये थीटा है ना, तो ये वाला भी थीटा आ जाएगा, ठीक है जी, ओके। अब मुझे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो क्या करें, इंटीग्रेशन कर दें, तो जवाब है नहीं। क्यों नहीं करेंगे, पहले किसी दूसरे एलिमेंट की वजह से भी लेके देखते हैं। यहां पर अगर मैंने एलिमेंट लिया होता ना बच्चों, तो उसकी वजह से पता है कैसे आता, ऐसे आता वो, हाँ क्या ना। तो अलग अलग डायरेक्शन में आ रहा ना, इसलिए अपन सीधा इंटीग्रेशन नहीं करेंगे, फिर अपने को क्या करना पड़ेगा, यहां पर कंपोनेंट लेने पड़ेंगे, ये लीजिए, ओके। इधर हो जाएगा बच्चों डी कॉस थीटा, इधर हो जाएगा बच्चों डी साइन थीटा, ठीक है, ओके सर ठीक है। अब एक एलिमेंट तुम नीचे लेके देखो, इधर नीचे की तरफ, यहां से वाई दूरी पर ले लिया सर, ये लो वाई दूरी पर एलिमेंट। अब इस पर भी चार्ज dq के बराबर ही होगा, इसकी वजह से यहां पर फील्ड निकाल लो, इतना ही आएगा, थीटा एंगल पर है तो, बिल्कुल ठीक है। डायरेक्शन इधर हो जाएगी, बिल्कुल ठीक है। ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, तो इसके भी दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक इधर, ओके। इधर वाला डी साइन थीटा और इधर वाला डी कॉस थीटा, बिल्कुल ठीक है। क्या करेंगे भाई, ये काट देंगे सर एक एक कंपोनेंट, यस और नॉट, बिल्कुल काट दो। लेकिन यहां पर ये क्या हो गया, इसका पेयरिंग एलिमेंट हो गया, ठीक है। अब ध्यान से देखो बच्चों कि क्या यहां पर जितने भी एलिमेंट आप ऊपर लोगे, अच्छा ऊपर वाले पार्ट ने कितना एंगल बनाया हुआ है, अल्फा एंगल बनाया हुआ है, ठीक है, और नीचे वाले पार्ट ने कितना एंगल बनाया है, बीटा एंगल बनाया हुआ है। तो आप खुद सोचिए कि ऊपर वाले पार्ट के अंदर जितने एलिमेंट होंगे, या इस वायर की जो लेंथ है, क्या वो इस नीचे वाले पार्ट की लेंथ के बराबर है या नहीं है, तो जवाब है नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहां पर ये अल्फा एंगल बनाता है इतना लेंथ का वायर, और इतने लेंथ का वायर यहां पर बीटा एंगल बना रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर वाले के अंदर जितने भी आप एलिमेंट लोगे और नीचे वाले के अंदर जितने एलिमेंट आप लोगे, दोनों की संख्या अलग अलग आएगी, हाँ के ना। इसका मतलब ऊपर वाले नीचे वाले के हर पार्ट का पेयरिंग एलिमेंट ऊपर वाले पार्ट में अवेलेबल नहीं है। इसलिए आपको ये तो दिख रहा होगा कि हाँ सर इसके एलिमेंट का ये पेयरिंग एलिमेंट आपस में कट जाएगा, ठीक है, लेकिन ऊपर वाले पार्ट का और नीचे वाले पार्ट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट सेम नहीं होंगे, सही बात है ना, बिल्कुल। इसीलिए जितने एलिमेंट आप यहां लोगे उतने एलिमेंट यहां नहीं ले पाओगे, क्योंकि यहां पर इसकी लेंथ तो कम है, तो सारे के सारे पेयरिंग एलिमेंट नहीं मिल रहे ना, इसलिए ये कंपोनेंट हर एक के लिए कैंसिल आउट नहीं होगा। और जब भी ऐसा हो कि कंपोनेंट ही कैंसिल आउट ना हो रहा हो, तो हमें वहां पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए इंटीग्रेशन तो करना पड़ेगा,
लेकिन किसका करना पड़ेगा? दोनों का। किन दोनों का? इसका अलग से इंटीग्रेशन, इसका अलग से इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। समझे बात को? अगर अगर ये वाले कंपोनेंट आपस में एक दूसरे से कट जाते ना बच्चों, तो मैं केवल इसका इंटीग्रेशन कर देता, जैसा अभी तक अपने रिंग के केस में किया था, याद है ना आपको? तो ये वाले कंपोनेंट अगर कैंसिल आउट हो जाते हर एलिमेंट के दूसरे एलिमेंट से, तो मैं केवल इसका इंटीग्रेशन करता। लेकिन चूंकि हर एलिमेंट का ये वाला जो कंपोनेंट है ना, ये वर्टिकल वाला, ये कैंसिल आउट नहीं हो रहा, और चूंकि ये कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, इसलिए हम यहां पर इसको अलग से इंटीग्रेट करेंगे और इसको अलग से इंटीग्रेट करेंगे। बच्चों ये वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड आप देख रहे हो ना, ये वायर के परपेंडिकुलर है, इसलिए इसको अपन नाम देते हैं डीई परपेंडिकुलर, और ये वाला वायर के पैरेलल है, इसलिए इसको नाम देते हैं डीई पैरेलल। ठीक है सर, बहुत बढ़िया बात है। अब एक एक करके हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं। सबसे पहले पैरेलल टू, ये परपेंडिकुलर टू वायर है ना, परपेंडिकुलर टू वायर, वायर के परपेंडिकुलर कौन सा वाला कंपोनेंट है? वायर के परपेंडिकुलर बच्चों ये वाला कंपोनेंट, तो मुझे इसका इंटीग्रेशन करना। ई परपेंडिकुलर बराबर इंटीग्रेशन में डीई कॉस थीटा, तो कर दीजिए इसको इंटीग्रेट, कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। सबसे पहले डीई की वैल्यू पुट करिए, ई परपेंडिकुलर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में डीई मतलब कितना हो गया बच्चों, के लैम्डा डी वाई डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और बच्चों कॉस थीटा कितना हो गया? सर कॉस थीटा अगर देखेंगे ना इस ट्राइंगल से, तो ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब कि आर अपॉन में आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 1/2, ये आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। तो ई परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, इसको नोट कर लीजिए बच्चों, फटाफट कर लिया? ऑल राइट, चलिए ठीक है। तो ई परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा भाई? ई परपेंडिकुलर हो जाएगा के लेमडा आर, तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा डी वाई डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 1 और 1/2, 3/2 बन गया ना भाई, तो ये बन जाएगा आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3/2। ओके, ये लीजिए। अब इसका इंटीग्रेशन करना है। अब बच्चों मैं आपको पहले से कह रहा था ना कि आपको बस मैथ्स आनी चाहिए थोड़ी बहुत यहां पर, क्योंकि अब मैथ्स काम आएगी। अब इसका इंटीग्रेशन सीधा तो अपन नहीं कर पाएंगे, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। तो आइए इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन करने की कोशिश करते हैं। देखो सब्स्टिट्यूशन कब करते हैं, जब आपको डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं आ रहा हो। हालांकि तुम मैथ्स में बहुत अच्छे अच्छे तरीके और पढ़ लोगे, लेकिन फिजिक्स में अपना इससे काम चल जाएगा। तो जब आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन ना कर पाओ, तो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं वहां पर। तो यहां पर क्या मैं ऐसा सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं कि बच्चों देखना, आपको इस ट्राइंगल को ध्यान से देखिए, इस ट्राइंगल से मैं कह सकता हूं कि टेन थीटा जो होगा ना, वो वाई अपॉन में आर के बराबर होगा, बिल्कुल ठीक है। तो वाई बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, आर टेन थीटा हो जाएगा, ये भी सही है। इसका मतलब जहां जहां पर वाई होगा ना बच्चों, वहां वहां पर मैं आर टेन थीटा रख सकता हूं, सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं। इसको कहते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन टेक्निक, ठीक है। तो जहां जहां पर वाई होगा ना, वहां वहां पर मैं क्या रख दूंगा बच्चों, आर टेन थीटा रख दूंगा। अच्छा सर ठीक है, जहां जहां पर वाई होगा वहां वहां पर आर टेन थीटा रखोगे, तो ठीक है सर, वाई की जगह आर टेन थीटा रख देंगे। ओके सर, लेकिन डी वाई की जगह क्या रखोगे? जैसे बच्चों वाई का इंटीग्रेशन वाई के रिस्पेक्ट में होता है, इसी तरीके से थीटा का इंटीग्रेशन थीटा के रिस्पेक्ट में होगा। तो हमको डी वाई की जगह डी थीटा बनाना है। अब वो कैसे बनाया जाए? पहले आप क्या करिए, इस इक्वेशन को दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दीजिए थीटा के रिस्पेक्ट में। तो जब मैं y का थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करूंगा, तो dy बाई डी थीटा हो जाएगा। r की जगह पर r है, टेन थीटा का डिफरेंशिएशन कितना होगा बच्चों, सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब इस d थीटा को इधर ले जाइए, तो dy बराबर क्या हो जाएगा, r सेक स्क्वायर थीटा इंटू में डी थीटा। अब देखना ये इंटीग्रेशन कितना छोटा रह जाएगा, इतना बड़ा जो आपको इंटीग्रेशन दिख रहा है ना बच्चों, ये सब्स्टिट्यूट करने के बाद कितना छोटा सा रह जाएगा, देखना अभी। ई परपेंडिकुलर बराबर आफ्टर सब्स्टिट्यूशन, तो अब हमको क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। के लैम्डा आर इंटीग्रेशन में डी वाई मतलब क्या था, आर सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस वाई की जगह क्या रखना है, आर टेन थीटा, उसका स्क्वायर है यहाँ पर, ये हो जाएगा। ओके बच्चों यहां पर ध्यान से देखो, के लैम्डा आर इंटू आर, आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर यहां से बाहर आ गया बच्चों, लेकिन उसकी पावर कितनी आ रही है बाहर, 3/2 आ रही है। ओके सर, इंटीग्रेशन में क्या बचेगा सर, ये बनेगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। नीचे क्या बन रहा है, नीचे बन रहा है सर 1 + tan स्क्वायर थीटा की पावर 3/2। ध्यान से देखो बच्चों,
ये फॉर्मूला तुमने कहीं ना कहीं पक्का देखा है। 1 + tan² थीटा मतलब कितना? 1 + tan² थीटा मतलब कितना? सर वो sec² थीटा होता है। तो आइए इसको पुट कर देते हैं यहां पर। तो E परपेंडिकुलर की वैल्यू देखिए कितनी आ रही है, ये आ जाएगी k लैम्डा r² अपॉन, बच्चों r² की पावर 3/2, तो इस 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा यहां पर r3। इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचेगा, sec² थीटा 1 + tan² थीटा की जगह अपन क्या रख सकते हैं, sec² थीटा, और इसकी पावर है 3/2 इंटू डी थीटा। 2 से 2 कट गया यहां पर वापस, तो E परपेंडिकुलर कितना बचेगा, r² से ये कट गया, तो ये बन जाएगा k लैम्डा बाई r इंटीग्रेशन में sec² थीटा अपॉन में sec³ थीटा इंटू डी थीटा। ओके, अब यहां पर देखो इससे ये कट जाएगा, कट गया, तो क्या बचा 1/sec बचा। और बच्चों 1/sec को अपन क्या लिख सकते हैं, सर हम उसको cos थीटा लिख सकते हैं। तो देखिए बच्चों, इतना बड़ा इंटीग्रेशन बहुत छोटे से इंटीग्रेशन में चेंज हो गया, आगे ना। ये टेक्निक होती है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। अब cos थीटा का इंटीग्रेशन करना है, ठीक है सर। तो अब आप मुझे बताइए इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, थीटा, तो लिमिट भी थीटा की रखेंगे, तो आइए थीटा की लिमिट रखते हैं। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बता दिया था कि थीटा यहां पर रखेंगे तो बीटा, यहां पर रखेंगे तो अल्फा, लेकिन एक तरफ क्लॉकवाइज जाना पड़ रहा है नापने के लिए, दूसरी तरफ एंटी क्लॉकवाइज, तो इसको अपन रखेंगे माइनस बीटा, इसको रखेंगे अपन प्लस अल्फा। समझ गए ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि इस लाइन से मुझे एंगल को नापने के लिए एक बार क्लॉकवाइज जाना पड़ रहा है, दूसरी बार एंटी क्लॉकवाइज जाना पड़ रहा है, अलग अलग डायरेक्शन में जाना पड़ रहा है ना भाई, एक बार प्लस एक्स में जाना पड़ रहा है, एक बार माइनस एक्स में जाना पड़ रहा है, इसलिए एक लिमिट पॉजिटिव दूसरी नेगेटिव, ठीक है। तो लोअर लिमिट हमेशा नीचे रखी जाती है, तो माइनस बीटा से प्लस अल्फा हो जाएगा। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा, और अब आपको लिमिट पुट करनी है बच्चों कितनी, माइनस बीटा से अल्फा। पहले कौन सी लिमिट पुट करेंगे सर, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट कितनी है थीटा की, अल्फा है, फिर माइनस लोअर लिमिट कितनी है भैया, माइनस बीटा है। ओके, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो ये बाहर आ जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा, तो के लैम्डा बाई आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। ये लीजिए भाई साहब, एक फॉर्मूला है अभी केवल, अभी एक और का डेरिवेशन करना बाकी है, तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा फॉर्मूला है, अच्छे से इसको दिमाग में फिट कर लेना है। के लैम्डा बाई आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, ये कौन सा कंपोनेंट है बच्चों, परपेंडिकुलर वाला है, ठीक है जी। इसको नोट कर लीजिए फटाफट, स्क्रीन को पॉज करके। चलो भैया, मेरी भी चाय खत्म हो गई, चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। हो गया ये तो ई परपेंडिकुलर अपन ने निकाला, अब ऐसे ही अपने को ई पैरेलल निकालना है, ठीक है सर। अच्छा, ई परपेंडिकुलर की डायरेक्शन किधर आ रही है, ऐसे आ रही है, सोचिए पॉजिटिव चार्ज है तो परपेंडिकुलर वाले की डायरेक्शन दूर की तरफ आ रही है, यहां पर अगर वायर पर नेगेटिव चार्ज दे दोगे तो क्या होगा, सर डायरेक्शन वायर की तरफ आ जाएगी, हाँ के ना, ठीक है। डायरेक्शन अभी मैं निकालना सिखा दूंगा, डोंट वरी, लेकिन पहले एक बार वैल्यू देख लेते हैं। अब दूसरा तुम्हें निकालना है पैरेलल कंपोनेंट, है ना। तो अभी तक परपेंडिकुलर टू वायर निकाला है, अब पैरेलल टू वायर वाला निकालते हैं। पैरेलल टू वायर, पैरेलल टू वायर देखिए कितना है, देख लेते हैं सर अभी। मतलब ई पैरेलल, तो बच्चों ई पैरेलल को निकालने के लिए मुझे किसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, डी साइन थीटा का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, हाँ के ना। डी कितना था भाई, डी तो अपन ने लिख लिखा है पहले से, पूरा के लैम्डा डी वाई अपॉन आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, के लैम्डा डी वाई अपॉन आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू साइन थीटा, साइन थीटा। अब इस ट्राइंगल से साइन थीटा देखो भाई, साइन थीटा कितना हो जाएगा सर, वाई अपॉन में अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, हाँ के ना, ठीक है सर, ये रख दीजिए, वाई अपॉन में आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 1/2 है। ओके, क्या बन जाएगा भैया, ये के लैम्डा कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा वाई अपॉन में आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू डी वाई, ये बनेगा ना भाई, ये ई पैरेलल हो गया। अब बच्चों ध्यान से देखिए, फिर से कुछ कुछ वैसी फॉर्म नजर नहीं आ रही जो अभी अपन ने थोड़ी देर पहले की थी, बस वहां पर ये 1 था, यहां पर y है, तो फिर से अपने को क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। तो आफ्टर सब्स्टिट्यूशन
क्या सब्सटीट्यूट करना भाई, y बराबर r tan थीटा है ना, यही सब्सटीट्यूट करना था। तो चलिए सब्सटीट्यूट कर देते हैं इसके अंदर, y बराबर r tan थीटा। तो E पैरेलल बराबर कितना आ जाएगा, k लैम्डा इंटीग्रेशन में y की जगह रखो r tan थीटा अपॉन r स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3/2 है। r स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मतलब r स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। और बच्चों dy याद करिए, थोड़ी देर पहले अपन ने क्या कहा था कि dy का मतलब हो गया r sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, यही तो था ना भाई, ठीक है। अच्छा यहां पर इसकी पावर 3/2 है भाई, ध्यान रखना, ठीक है, क्लियर है यहां तक। अब इसके बाद क्या करना है, वही काम जो अपन ने थोड़ी देर पहले किया था। तो बस एक बार आपको समझना होता है, उसके बाद तो अपने आप चीजें क्लियर हो जाती है। आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर में से आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा, उसकी पावर 3/2 बच्चों, तो आर क्यूब बाहर आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा टेन थीटा सेक स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या बन जाएगा बच्चों, नीचे बचेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, उसकी पावर 3/2। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा मतलब साइन सेक स्क्वायर थीटा हो गया, और सेक स्क्वायर की पावर 3/2 ये हो गया बच्चों सेक क्यूब थीटा इंटू डी थीटा। बच्चों ये वही स्टेप है जो मैंने पिछले वाले डेरिवेशन में किया था, देख लो यहां पर, ये देखो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, इसको मैंने क्या लिख दिया था, आर क्यूब सेक क्यूब थीटा, ये बन रहा था ना, इसलिए मैंने इसको इस बार डायरेक्ट लिखने की कोशिश की है। आर स्क्वायर से ये कट जाएगा, तो ई पैरेलल की वैल्यू देखो कितनी आ जाएगी, के लैम्डा बाई आर इंटीग्रेशन में इससे ये कट गया, तो क्या बचा टेन थीटा अपॉन सेक थीटा। अच्छा टेन थीटा को क्या लिख सकते हो बच्चों, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं, और सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं सर, 1 अपॉन कॉस थीटा। से कट जाएगा, क्या बचेगा, साइन थीटा डी थीटा बचेगा। तो फाइनली हमारे पास जो बड़ा सा इंटीग्रेशन था वो केवल इतना छोटा सा रह गया, के लैम्डा बाई आर इंटीग्रेशन में साइन थीटा इंटू डी थीटा। इंटीग्रेशन करना है बच्चों माइनस बीटा से प्लस अल्फा, तो ई पैरेलल कितना हो जाएगा, के लैम्डा बाई आर, साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, लिमिट हो जाएगी माइनस बीटा से अल्फा, तो ये हो जाएगा बच्चों कितना, के लैम्डा बाई आर, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे कॉस अल्फा, फिर माइनस, और एक माइनस यहां पर है, माइनस में कॉस माइनस बीटा, और फिर बंद, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। बच्चों कॉस माइनस थीटा कितना होता है भाई, याद करो, कॉस माइनस थीटा होता है प्लस कॉस थीटा के बराबर, तो ये बन जाएगा प्लस में कॉस बीटा, यही है ना, माइनस माइनस प्लस हो गया, और कॉस माइनस बीटा को अपन कॉस बीटा ही रखेंगे, है ना भाई। तो क्या एक्सप्रेशन बना, ये बन गया के लैम्डा बाई आर कॉस बीटा माइनस में कॉस अल्फा। तो बच्चों पूरा डेरिवेशन की एक बात अलग है, डेरिवेशन आना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, जरूरी भी होता है अगर आप अच्छे लेवल की प्रॉब्लम करना चाहते हो तो, लेकिन फाइनली ये फॉर्मूले आपको ध्यान होने चाहिए एटलीस्ट, ताकि मेंस वेंस के क्वेश्चन तो आराम से हो जाते हैं, ना केवल मेंस के, कुछ अगर एडवांस में भी आते हैं कभी कभी तो वो भी आराम से हो जाते हैं, बट डेरिवेशन अपने को आना चाहिए भाई, वो जरूरी चीज है ना, अच्छे क्वेश्चन करने के लिए मस्ट है वो। ओके तो ये पैरेलल वाला हो गया, ये परपेंडिकुलर वाला हो गया। अच्छा इन दोनों के बीच में एंगल बताओगे कितना हो गया सर, वायर ये रहा, इसके परपेंडिकुलर ऐसे हो गया, इसके पैरेलल ऐसे हो गया, दोनों के बीच में एंगल 90 है, और जब भी दो वेक्टर के बीच में एंगल 90 होता है तो रिजल्टेंट कितना होता है, वो होता है अंडर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर, यस और नॉट, बस हो गया काम खत्म। अब यहां तक पहले नोट करिए फिर आगे की बातें करते हैं, पहले यहां तक नोट करिए फिर आगे की बात करते हैं इसमें और भी। चलो भाई हो गया, इसको भी नोट करो, इसको भी नोट करो, हो गया ये। अब जो मैं कह रहा हूं उस पर ध्यान देना भाई, अब मैं जो कह रहा हूं उसको ध्यान से सुनना। देखो चूंकि हमने डेरिवेशन करते वक्त, डेरिवेशन ध्यान है आपको क्या था, वायर था, वायर का ये जिस पॉइंट पर फील्ड निकालना था वो ये है, जैसे मान लो मैं अगर वायर हूं तो जिस पॉइंट पर फील्ड निकालना ना वो ये है, ठीक है। अब अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए जिसमें जिस पॉइंट पर मुझे फील्ड निकालना हो वो मेरे सिर और पैर के बीच में कहीं ना कहीं आ रहा हो, सिर और पैर के बीच में कहीं ना कहीं आ रहा हो, तो मैं हमेशा एंगल्स को विदाउट साइन पुट कर दूंगा। जो मैं कह रहा हूं ध्यान से सुनना, अगर ऐसा कॉन्फ़िगरेशन दिखाई दे कि जिस पॉइंट पर मुझे फील्ड निकालना है अगर वो मेरे सिर और मेरे पैर के बीच में आ रहा है,
मतलब मैं कौन हूं, मैं वायर हूं। तो अगर मैं वायर हूं और मेरे सिर और पैर के बीच में वो पॉइंट आ रहा है, तो मैं एंगल को विदाउट साइन पुट करने वाला हूं, हमेशा ध्यान रखना। दूसरी बात, कब साइन के साथ पुट करना है वो मैं बताता हूं। देखो, सबसे पहले अल्फा रखना है आपको बड़ा वाला एंगल। कौन सा वाला एंगल, बड़ा वाला। और बीटा रखना भैया छोटा वाला एंगल। छोटा एंगल, ठीक है, ये बातें ध्यान रखनी। अच्छा, दूसरा, विदाउट साइन कब पुट करना है, जैसे ये वायर है बच्चों, ये एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट देखिए, जैसे कि ये वायर, ये तुम अपने आप को मान लो कि तुम वायर हो, ये तुम्हारा सिर है, तुम्हारा पैर है, ठीक है। जिस पॉइंट पर तुम्हें फील्ड निकालना है वो अगर यहां हो, इस जगह पर, जिस पॉइंट पर अगर तुम्हें फील्ड निकालना हो वो यहां हो, यहां मतलब कहां, तुम्हारे सिर और पैर के बीच में कहीं ना कहीं। तो तुमको एंगल को बिना साइन के पुट करना है, मतलब फॉर्मूले में सीधा का सीधा पुट कर देना है, ठीक है। अच्छा, जैसे कि यहां पर अल्फा कितना होगा, बीटा कितना होगा, बताओ जरा। सर आपने तो कहा अल्फा को बड़ा वाला एंगल मानना है, ये लीजिए, बड़ा एंगल इन दोनों में से कौन सा है, 60 है। छोटा वाला कौन सा है, 30 है। सर विदाउट साइन क्यों पुट किया, क्योंकि ये तो वही है जो मैंने डेरिवेशन में पढ़ा था, और डेरिवेशन करते वक्त हम साइन ऑलरेडी पुट कर चुके हैं, देखो माइनस बीटा से एल, हाँ क्या ना, बिल्कुल ठीक है। ओके, तो ये बात आपको ध्यान होनी चाहिए, तो यहां पर आपको विदाउट साइन पुट करना है। जब भी ऐसा कॉन्फ़िगरेशन दिखाई दे विदाउट साइन पुट करना है, एंगल्स, एंगल की बात कर रहा हूं भाई मैं, है ना। ओके सर, ठीक है, पुट कर देंगे। नेक्स्ट, तीसरा पॉइंट बताइए, तीसरा और जरूरी पॉइंट, अगर कॉन्फ़िगरेशन जो आपने पढ़ा है उससे थोड़ा सा डिफरेंट है, डिफरेंट मतलब कैसे, जिस पॉइंट पर मुझे फील्ड निकालना हो वो वायर के एक ही तरफ हो, मतलब जैसे मैं वायर हूं और जिस पॉइंट पर फील्ड निकालना हो, या तो वो मेरे सिर के ऊपर आ जाए या फिर मेरे पैरों के नीचे चला जाए, वो वाला केस। सिर और पैर के बीच में आ रहा है तो एंगल को विदाउट साइन पुट करना है, और अगर सिर के भी ऊपर निकल जाए या पैर के नीचे चला जाए वो पॉइंट, तो वहां पर साइन के साथ पुट करना है, ठीक है, विद साइन। कौन से वाले एंगल को, स्मॉल एंगल को, स्मॉल एंगल मतलब कौन, बीटा, ठीक है सर, ओके। ऐसा क्यों कर रहे हैं सर अपन, ताकि हमारा आंसर हमेशा पॉजिटिव में आए, ताकि हम लोग केवल मैग्नीट्यूड निकालें और डायरेक्शन अपने कॉमन सेंस से दिखा देंगे वहां पर, ठीक है। ओके, देखिए भाई, ये वायर का एक एंड है, ये वायर का दूसरा एंड है, ये वायर का सिर है, ये वायर का पैर है, ठीक है। यहां से ये एंगल 15 डिग्री है बच्चों और ये वाला एंगल 30 डिग्री है। पहली बात तो एंगल कहां से नापना होता है, हमेशा उस लाइन से नापना होता है जो वायर के परपेंडिकुलर है, तो ये आपकी आर है, रिमेंबर, उस लाइन से नापना होता है जो वायर की परपेंडिकुलर है। पहले आपको कभी भी एंगल नापना हो तो वायर के परपेंडिकुलर एक लाइन खींचनी पड़ती है उस पॉइंट से होते हुए जिस पर आपको फील्ड निकालना है। ये मेरी बातें जो मैं बोल रहा हूं ना, अगर आपको लगता है कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, मुझे बाद में याद रखने में दिक्कत होगी, तो आप लिख लिया करें इन चीजों को, ठीक है। तो एंगल हमेशा कहां से नापना होता है, इस परपेंडिकुलर वाली लाइन से नापना होता है, ठीक है। अब सोचिए बच्चों, इस परपेंडिकुलर वाली लाइन से ये वाला एंड कितना एंगल बना रहा है, सर ये तो 15 डिग्री बना रहा है, ओके। और ये वाला एंड यहां पर कितना एंगल बना रहा है, सर ये तो पूरा का पूरा बना रहा है। अब ये पूरा कितना भैया, ये तो सर 45 डिग्री है। तो दो एंगल मुझे मिले, 45 और 15। अब इसमें से अल्फा कौन सा, अल्फा बड़ा वाला, छोटा कौन सा, 15 डिग्री, तो बीटा हो जाएगा। जब भी ऐसा कॉन्फ़िगरेशन आए जिसमें दोनों, जिसमें पॉइंट वायर के एक ही तरफ हो, तो वहां पर अपने को छोटे वाले एंगल को साइन के साथ पुट करना है, मतलब माइनस साइन। क्लियर है बात ये, उससे क्या होगा कि आपका आंसर हमेशा पॉजिटिव में निकल के आएगा, सही से ही निकल के आएगा, पॉजिटिव में निकल के आएगा, ठीक है। डायरेक्शन तो अपन दिखाई देंगे अभी, क्यों टेंशन लेते हो, ठीक है। ओके, क्लियर है यहां तक की बात ये, अच्छा सर ठीक है। अब डायरेक्शन के बारे में सुनना, डायरेक्शन, दो डायरेक्शन निकालनी होती है आपको, ई परपेंडिकुलर की डायरेक्शन, अगर पॉजिटिव चार्ज है
तो ये हमेशा अवे फ्रॉम द वायर आएगी। अगर पॉजिटिव चार्ज हो तो हमेशा अवे फ्रॉम द वायर आएगी, ठीक है। और अगर नेगेटिव चार्ज हुआ तो वो हमेशा टुवर्ड्स द वायर आएगी, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज अगर है वायर पर तो ई परपेंडिकुलर की डायरेक्शन हमेशा वायर से दूर, नेगेटिव चार्ज है अगर वायर पर तो ई परपेंडिकुलर की डायरेक्शन हमेशा वायर की तरफ लेनी है, ठीक है सर, ओके। सर ये तो ठीक है, ई परपेंडिकुलर की डायरेक्शन में तो दिक्कत नहीं है, ई पैरेलल के बारे में बताइए। देखो ई पैरेलल की डायरेक्शन आपको खुद को क्वेश्चन टू क्वेश्चन वो वेरी करेगी, है ना, वो डिसाइड करना पड़ेगा आपको। देखो जैसे मान लो बच्चों आपको क्या करना है, यहां पर फील्ड निकालना है, सपोज दैट यहां पर फील्ड निकालना है, और इस पर आपने क्या किया हुआ है, पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है। ध्यान से सुनना जो मैं कह रहा हूं, बहुत कॉमन सेंस की बात है बस, और कुछ नहीं है। आप क्या करो, इस वायर पर कहीं पर भी एक एलिमेंट ले लो, ले लिया, ठीक है। इस एलिमेंट की वजह से यहां पर फील्ड निकालो, निकाल लिया, ओके सर। फिर इसके दो कंपोनेंट कर दो, कर सकते हो, एक आ जाएगा इधर, दूसरा आ जाएगा इधर, बिल्कुल कर सकते हैं। अब ध्यान से देखिए, जितने भी तुम एलिमेंट यहां से यहां तक लोगे ना, यहां से यहां तक, सबका इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट इधर आएगा ही आएगा, मस्ट है वो। अगर ध्यान से कहीं पर भी ले लो, जहां तुम्हारा मन करे एलिमेंट कहीं पर भी ले लो इस वायर पर, तो उसका एक कंपोनेंट नीचे इधर आएगा ही आएगा, वो कंफर्म है, आगे ना। तो इसका मतलब इसके लिए ई पैरेलल की डायरेक्शन ये वाली हो जाएगी, क्लियर है। अच्छा सर, ये तो एक तरफ वाला पॉइंट हो गया सर। अगर मान लो दो अलग अलग पॉइंट होंगे तो क्या करेंगे, तो बच्चों पहले आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर मैं वो भी बता देता हूँ। ये तो नोट हो गया होगा, ये भी नोट हो गया होगा, ये भी नोट हो गया होगा ना। हाँ, वो साइन वाला लिख लो पहले तो। ठीक है सर, लिख लिया भाई, स्क्रीन को पॉज करके। अब ये वाला लिखो, स्क्रीन को पॉज करके लिखिए भाई साहब। लिखा है यहाँ तक। अब देखो, मान लीजिए अगर ऐसा केस आ जाए, कैसा वाला जो मैं बताने जा रहा हूँ वैसा वाला, अगर ऐसा वाला केस आ जाए, तुम खुद अपना कॉमन सेंस यूज करोगे ना, तो मतलब अपने आप तुम्हें आंसर मिलने लगेगा भाई, जो मैं कह रहा हूँ। अब तुमसे अगर कोई पूछे कि बताइए परपेंडिकुलर वाले की डायरेक्शन किधर, तो तुम कहोगे सर पॉजिटिव चार्ज है तो परपेंडिकुलर वाला तो दूर ही आएगा। पैरेलल वाला किधर आएगा, ऊपर या नीचे? मैं कहता हूं कॉमन सेंस यूज करते हैं अपन। देखो तुम क्या करो, इस लाइन के ऊपर एक एलिमेंट लो, लिया, उसकी वजह से फील्ड लिखो, इधर आएगा। इसके दो कंपोनेंट करो, एक इधर एक इधर, ठीक है, ये पैरेलल वाला कंपोनेंट हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल ठीक है। अब ऐसे ही क्या करो, इस लाइन के नीचे वाले पार्ट पर कोई एलिमेंट ले लो, ले लिया सर, ठीक है, और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो ऐसे आएगा वो, ठीक है। इसके कंपोनेंट करोगे तो एक ऐसे आ जाएगा और एक ऐसे आ जाएगा, ठीक है। इसकी डायरेक्शन तो हम ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं, हमें तो इसकी करनी है सर, ओके ठीक है भाई साहब। अब ध्यान से देखिए बच्चों, ये और ये अपोजिट है, तो क्या आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे? तो जवाब है यस, बिल्कुल कर देंगे कैंसिल आउट, ओके। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, क्या इस वायर की लेंथ, भाई ये ऊपर वाला पार्ट भी 30 डिग्री बना रहा है, नीचे वाला पार्ट भी 30 डिग्री बना रहा है, हाँ के ना? तो जितनी लेंथ इस वायर की है, क्या उतनी ही लेंथ इस वायर की भी है? बिल्कुल है। देखो ये वाली लेंथ भी 30 डिग्री का एंगल बना रही है, ये वाली भी 30 डिग्री का बना रही है, हाँ के ना? इसका मतलब ये जो पॉइंट पी है ना, ये तो वायर के लिए मिड पॉइंट हो गया। हाँ बिल्कुल ठीक है, पी जो है ना, ये क्या हो गया, इसका मिड पॉइंट हो गया। किसके लिए? वायर के लिए। इसका मतलब जितने एलिमेंट ऊपर उतने एलिमेंट नीचे, तो हर एक एलिमेंट का पेयरिंग एलिमेंट नीचे है, तो ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे ही करेंगे, इसलिए ई पैरेलल में सीधा बोल दूंगा, वहां पर कितना आएगा? 0। और अगर मान लो ऐसे बात नहीं बन रही ना, तो तुम अल्फा और बीटा देख लो। यहाँ पर अल्फा कितना है? 30 डिग्री है। बीटा कितना है? 30 डिग्री है। याद करो ई पैरेलल के फॉर्मूले में कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा होता है, तो कॉस 30 माइनस कॉस 30 कितना हो गया भाई? 0 हो गया। वही मैं कह रहा हूं, बल्कि हमें तो कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं पड़ी यार, हम तो सीधा कॉमन सेंस से बता सकते हैं ना इसको। अच्छा अगर मान लो ऐसा केस हो जाए तो क्या होगा, बता सकते हो क्या? थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना। अगर ऐसा वाला केस हो जाए तो तुम खुद सोच करके मुझे बताइए, इस पॉइंट पर फील्ड परपेंडिकुलर वाला किधर, पैरेलल वाला किधर? सोचो। सर पॉजिटिव चार्ज है तो परपेंडिकुलर वाला तो दूर की तरफ ही आएगा, कंफर्म है। पैरेलल वाला देख लेते हैं।
देखो इस वायर, इस लाइन के ऊपर की तरफ एलिमेंट लो, ठीक है सर, ले लिया, ये ले लिया, उसकी वजह से फील्ड ऐसा आएगा, उसका एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा, ठीक है। और इसके नीचे की तरफ भी एक एलिमेंट लो, ओके, और फिर इसकी वजह से फील्ड निकाल लिया, उसका भी एक कंपोनेंट आएगा इधर, ओके सर, ठीक है। क्या ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे? तो आप कहोगे कि हाँ सर हो जाएंगे, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूं बच्चों, कहां पर ज्यादा वायर की लेंथ है? सर ऊपर, ऊपर वाली लेंथ ज्यादा है एज कंपेयर टू नीचे वाली, हाँ के ना? बिल्कुल ठीक है। तो कहां पर एलिमेंट की संख्या ज्यादा होगी? सर ऊपर। तो अगर मान लो ऊपर 100 एलिमेंट है, नीचे 60 एलिमेंट है, तो ऊपर वाले 60 से नीचे वाले 60 के ये वाले कंपोनेंट तो खत्म हो जाएंगे, लेकिन ऊपर जो बच रहे हैं ना 40 एलिमेंट और, उनका ये वाला कंपोनेंट किससे बैलेंस होगा? नीचे वाला का कोई है ही नहीं। इसलिए जो यहां पर पैरेलल वाली डायरेक्शन आएगी वो किसके अकॉर्डिंग आएगी? इस वाले के अकॉर्डिंग आएगी। और यहां पर कहीं पर भी एलिमेंट लोगे ना बच्चों, तो उसका पैरेलल वाला कंपोनेंट नीचे की तरफ आ रहा है, इसलिए ये आपका ई पैरेलल हो जाएगा। समझ गए बात को कैसे डिसाइड करना है? ई पैरेलल, ई परपेंडिकुलर, क्लियर है? बस ये कुछ बातें थी जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना? क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त अपने ये बहुत काम आने वाली है। ओके, चलिए, कब साइन के साथ पुट करना है, कब नहीं पुट करना है, क्लियर है बात? ये हमेशा छोटे वाले को साइन के साथ, वो भी कब? जब वायर, जिस पॉइंट पर फील्ड निकालना है वायर के एक ही तरफ आ रहा हो, मतलब या तो सिर के ऊपर आ रहा हो या फिर पैरों के नीचे आ रहा हो। ये इसका सिर हो गया, ये इसका पैर हो गया, तो पैर के नीचे आ रहा ना ये, बिल्कुल ठीक है। ओके चलो, नोट कर लिया भाई ये। अब इसमें एक स्पेशल केस होता है भाई। कौन सा केस? इनफाइनाइट वायर का केस। इनफाइनाइट वायर मतलब बहुत लंबा वायर, है ना? बेसिकली इनफाइनाइट के दो मीनिंग होते हैं। एक तो ये कि वायर वाकई में बहुत लंबा है, और दूसरा, दूसरा क्या है? दूसरा इस बात पर डिपेंड करेगा ना कि हम उसको देख कहां से रहे हैं, आगे ना? जैसे कि बोर्ड है भाई, ये बोर्ड अपने लिए कैसा है? अपने लिए तो छोटा सा है, आगे ना? बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर मैं इसी पर एक चीटी को रख दूंगा ना, तो चीटी के लिए ये बोर्ड है ना इनफाइनाइट की तरह काम करेगा, आगे ना? इसको ऐसे समझो, एक बिल्डिंग है, उसको तुम दूर से देखते हो तो छोटी नजर आती है, पास से देखोगे तो बड़ी नजर आएगी, हाँ क्या? बुर्ज खलीफा को बिल्कुल नजदीक से देखोगे तो आपको लगेगा कि यार मैं क्या हूँ इस दुनिया में, कुछ नहीं हूँ, हाँ क्या ना? क्योंकि वो बिल्डिंग है ही इतनी बड़ी, तो उसका उसका टॉप एंड देखने के लिए ना मुझे अपनी मुंडी को ऐसे ऊपर करना पड़ेगा पूरा, होगा ना भाई? और अगर दूर से देखूंगा तो बोलूंगा यार तो बड़ी छोटी सी बिल्डिंग है यार, ठीक है? तो अगर मान लीजिए जिस पॉइंट पर आप खड़े हुए हो, अगर वो वायर के बहुत नजदीक है, इतना नजदीक कि उसकी लेंथ तो 100 मीटर है मान लो, और आपकी दूरी वायर से मान लीजिए 0.1 मीटर है, तो वो वायर जो होगा ना 100 मीटर का, तो आपके लिए इनफाइनाइट वायर की तरह काम करेगा, ठीक है? अब जिस पॉइंट पर मुझे फील्ड निकालना है ना भाई, वो ये रहा। सोचिए, जिस पॉइंट पर फील्ड निकालना है, ऊपर वाले एंड ने कितना एंगल बनाया हुआ है? 90 डिग्री बनाया है। नीचे वाले एंड ने कितना एंगल बनाया है? वो भी 90 डिग्री बनाया है। और जैसे आप यहां पर पुट करोगे ना भाई, ई परपेंडिकुलर भी आ जाएगा, ई पैरेलल भी आ जाएगा। ई परपेंडिकुलर कितना होगा? के लेमडा बाई आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। साइन 90 प्लस साइन 90 कितना हो गया भाई? 1 प्लस 1 2 हो गया, ये लीजिए आ गया। और ई पैरेलल कितना होता है? के लेमडा बाई आर कॉस 90 कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा। तो ये कितना हो जाएगा भाई? 0 हो जाएगा। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि एक इन्फिनिट लॉन्ग वायर की वजह से केवल और केवल इलेक्ट्रिक फील्ड का एक ही कंपोनेंट आएगा, वो होगा परपेंडिकुलर वाला। ये लीजिए भाई साहब आ गया। और ये बच्चों आपको अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि बहुत काम आता है ये, एक इन्फिनिट लॉन्ग वायर। तो एक इन्फिनिट लॉन्ग वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? 2k लेमडा बाई आर। हमेशा पॉजिटिव चार्ज है तो दूर की तरफ, नेगेटिव चार्ज है तो टुवर्ड्स द वायर, ठीक है? ओके सर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अपन करना चाहते हैं सेमी इनफाइनाइट वायर। सेमी इनफाइनाइट वायर मतलब क्या? पहले आप इसको नोट करिए स्क्रीन को पॉज करके, फिर बात करते हैं। सेमी इनफाइनाइट वायर
मतलब उस वायर का एक एंड आप देख पा रहे हो, दूसरा नहीं देख पा रहे हो, तो उसको सेमी इनफाइनाइट कहते हैं। तो जैसे कि इसका एग्जांपल हो गया बच्चों ये वाला, इसका एक एग्जांपल हो गया, ठीक है। अब इसके इस वाले एंड ने इस लाइन के साथ कितना एंगल बना रखा है, 0 डिग्री, और इसके इनफाइनाइट वाले एंड ने यहाँ पर कितना एंगल बना रखा है, 90 डिग्री बना रखा है। अल्फा को 90 रखेंगे, बीटा को छोटा वाला रखेंगे, ठीक है। अब ई परपेंडिकुलर कितना आएगा भाई साहब, ये आ जाएगा सर के लेमडा बाई आर कॉस बीटा साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, ये आ रहा ना भाई, तो ये हो जाएगा के लेमडा बाई आर। ओके, और ई पैरेलल कितना होता है भाई, ये होता है सर के लेमडा बाई आर कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा। ओके, ये भी के लेमडा बाई आर आ गया, ठीक है सर। अब डायरेक्शन के बारे में बात करते हैं। सोचिए वायर पर अगर पॉजिटिव चार्ज अपने दिया हुआ है बच्चों, तो बताइए ई परपेंडिकुलर किधर आएगा, सर दूर की तरफ आएगा, के लेमडा बाई आर। ओके, और ई पैरेलल किधर आएगा, सर वो एलिमेंट लेके चेक कर लेंगे, एलिमेंट यहां लोगे ना तो उसकी वजह से ऐसे आएगा नीचे की तरफ, तो ये ई पैरेलल आ गया। ये भी कितना आ रहा भाई, के लेमडा भाई आर के बराबर आ रहा है। ओके, कोई दिक्कत इसमें? चलिए बच्चों, तो ये आपको याद होना चाहिए अच्छे से, के लेमडा बाई आर, के लेमडा बाई आर, क्लियर है ये? अब इसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, तो पहले आप इसको नोट डाउन करिए एंड देन हम एक दो क्वेश्चन यहाँ पर करवाते हैं आपको। मैं आपको आज कुछ होमवर्क भी दूंगा, है ना, फिर बात करेंगे अपन लोग। चलो भैया, हो गया ये, ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ये है, अब कल का याद है ना, कल अपन ने क्या पढ़ा था वो याद होना चाहिए भैया, तभी आप इन क्वेश्चंस को कर पाओगे। ठीक है, ये तो वाकई में गोल बन गया यार, मतलब नॉट बिलीव ऑन माई सेल्फ, गोल कैसे बन गया भाई। ये भी आर है, ये भी आर है, और बच्चों ये भी आर है, इस पर भी आपने चार्ज दिया है, ऐसे यूं चार्ज डेंसिटी लैम्डा है हर जगह पर, और ये एक इन्फिनिटी तक जा रहा हुआ है, और ये वाला भी इन्फिनिटी तक जा रहा है। हमें क्या करना है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी। चलो, ये आपका क्वेश्चन है। अच्छा, हुआ भाई, स्क्रीन को पॉज करके एक बार ट्राई करिए, अब समझना अप्रोच कैसे करना होता है। याद है आपको, एक से ज्यादा चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते थे, कुछ कुछ याद आ रहा है, एक से ज्यादा चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं? हाँ, याद तो आ रहा है, क्या याद आ रहा है? सर हर एक की वजह से निकालेंगे, फिर उनका वेक्टर सम कर देंगे, ये तो करेंगे ना, यहाँ पर भी तो यही करना है सर, लेकिन यहाँ तो मुझे एक ही चार्ज नजर आ रहा है, सब जगह पर लैम्डा लैम्डा है। हम्म, यहाँ पर तीन अलग अलग ऑब्जेक्ट है, कौन कौन से? ये एक सेमी इनफाइनाइट वायर हो गया, सेमी इनफाइनाइट वायर, ये एक सेमी इनफाइनाइट वायर हो गया, और ये एक सेमी सर्कुलर रिंग हो गई, आगे ना, सेमी सर्कुलर रिंग, आगे ना, बस। तो हर एक की वजह से निकाल दो, फिर जोड़ दो उनको यार, और क्या। अब एक सेमी सर्कुलर रिंग की वजह से कितना होता है सर, एक सेमी सर्कुलर रिंग की वजह से, सेमी सर्कुलर रिंग है ना, ये होता है 2k लैम्डा बाई आर, पिछले लेक्चर में मैं करवा चुका हूं बच्चों, एक बार जाके देख लेना। तो सेमी सर्कुलर रिंग की वजह से 2k लैम्डा बाई आर आता है। डायरेक्शन किधर आएगी, याद करिए, पॉजिटिव चार्ज है तो दूर की तरफ आएगी, पॉजिटिव चार्ज है ना भाई, है तो पॉजिटिव चार्ज, इसका मतलब दूर की तरफ आएगी, ये लीजिए, तो रिंग से दूर की तरफ आ रहा है 2k लैम्डा बाई आर के बराबर। ओके सर, ठीक है, ये किसकी वजह से आया, रिंग की वजह से। अच्छा सर, ठीक है, अब वायर देखते हैं,
ये वायर कौन सा, सेमी इनफाइनाइट। सेमी इनफाइनाइट के लिए अभी अपन ने निकाला है, किधर गया भाई, ये रहा, के लैम्डा बाई आर, के लैम्डा बाई आर। ओके, बताइए इस वाले वायर की वजह से यहां पर किधर आएगा सर, ऐसे दूर की तरफ आएगा, परपेंडिकुलर वाला तो के लैम्डा बाई आर, और पैरेलल वाला किधर आएगा, नीचे आएगा, कितना आएगा, के लैम्डा बाई आर। सर नीचे ही क्यों लिया, अरे भाई एलिमेंट लेके देखो ना, एलिमेंट की वजह से एक कंपोनेंट इधर ही आएगा, हाँ क्या, ठीक है। अब इसके बाद में आपको अब क्या करना है, अब इस वाले वायर की वजह से देखना है, इस वाले वायर की वजह से यहां पर एक तो परपेंडिकुलर वाला आ जाएगा के लैम्डा बाई आर, और दूसरा पैरेलल वाला आ जाएगा। बच्चों यहां पर कहीं पर भी एलिमेंट लेके देख लो, उसका कंपोनेंट ना ऐसे नीचे ही आएगा, तो ये हो जाएगा के लैम्डा बाई आर। अब सोचिए आपको टोटल कितने वेक्टर्स को जोड़ना है, 1 2 3 4 5, 5 वेक्टर को जोड़ना है। 5 वेक्टर को जोड़ने का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला तो है नहीं हमारे पास, तो क्या करेंगे, दो दो को जोड़ते हैं। सबसे पहले देखो इसको और इसको, अरे सर ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्यों, दोनों इक्वल भी हैं अपोजिट भी हैं, तो हो गए कैंसिल, बिल्कुल ठीक है। फिर ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है, अब हमारे पास 5 के केवल 3 बचे हैं, 3 कौन कौन से, ऊपर बच रहा है 2 के लैम्डा बाई आर, बिल्कुल ठीक है। नीचे की तरफ क्या हो रहा है सर, यहां पर के लैम्डा बाई आर है, के लैम्डा बाई आर है, तो नीचे की तरफ कितना हो गया भाई, 2 के लैम्डा बाई आर हो गया। इन दोनों के बीच में एंगल बताओ जरा, सर 0, 180 डिग्री, और जब दो के बीच में एंगल 180 हो गया तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, a माइनस बी हो जाएगा, तो ये भी आपस में एक दूसरे से क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए, तो बचेगा क्या, 0। इसलिए सेंटर सी पर इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है 0 के बराबर। क्लियर है भाई, ये बात कैसे हुई है, अंडरस्टूड, पक्का। चलिए तो यहां पर आज का खेल अपन रोक देते हैं, है ना, और अब मैं आपको थोड़ा सा जिनके पास मॉड्यूल है वो मॉड्यूल में से होमवर्क कर लीजिएगा, मैं दे देता हूँ यार, एक बार देख लेता हूँ कौन कौन से आप क्वेश्चन कर सकते हैं अभी। खुल जा सिम सिम, ओके, या फिर मैं एक काम करता हूँ, मैं अभी लिख दूंगा इसके ऊपर, है ना, मैं लास्ट वाली स्लाइड पर आपको होमवर्क लिख दूंगा जो मॉड्यूल में से आप कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो चलिए फिर आज का खेल अपन यही रोकते हैं यार, है ना, यहाँ से आगे अपन अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, और उम्मीद करता हूँ कि यार आप घर पे लगातार पढ़ाई कर रहे होंगे, एग्जाम में ज्यादा टाइम है नहीं, तो टाइम मत वेस्ट कीजिए इधर उधर की फालतू बातों में, और अननेसेसरी टॉक से बचिए, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, ये कुछ समय की बात है, अच्छे से पढ़ाई कर लीजिए, फिर तो मजा ही मजा है। चलिए तब तक के लिए कीप वर्किंग हार्ड, ऑल द बेस्ट।